Good morning, class. So, now from today, our online classes are started, and we know we were studying chapter wave optics. Okay, so firstly, I want to recall the chapter from starting, what all the topics we have studied earlier. Okay, so as you know, the name of the chapter is wave optics, and since the name is wave optics, so first of all we should know the difference between wave optics and रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हमें क्यों स्टडी करना पड़ता है. तो जैसा कि आपको पता है कि रे ऑप्टिक्स में हमें लाइट का कौन सा नेचर स्टडी करना होता है. अर्लियर वी नो दैट लाइट हैज़ टू टाइप्स ऑफ नेचर. लाइट बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में अपना डबल नेचर शो करती है. तो लाइट का एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर, एंड द सेकेंड नेचर इज़ वेव नेचर. ओके, तो लाइट का पार्टिकल नेचर हम जिसमें स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज रे ऑप्टिक्स, एंड द ब्रांच इन विच वी स्टडी द वेव नेचर ऑफ द लाइट, दैट इज़ नोन एज वेव ऑप्टिक्स. तो डेफिनेशन यही बतानी है आपको कि इट इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द वेव नेचर ऑफ लाइट. ओके, दूसरी बात, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें आपको वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो टॉपिक्स में हो सकता है लाइन आपने स्किप कर दी हो, तो एक कुछ पॉइंट्स का बीच में एक्सप्लेनेशन में स्पेशली ध्यान रखा करिए. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमें वेव नेचर स्टडी करना होता है, तो कौन से ऐसे फिनोमिना है, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे वेव नेचर शो होता है, जिनसे पार्टिकल नेचर शो होता है. तो हमेशा याद रखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है, ऑलवेज दीज टू फिनोमिना शो द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. ओके, बाद में वेव नेचर के थ्रू भी इनको प्रूव किया गया है, लेकिन इन दोनों का रिलेशन पार्टिकल नेचर से ही है मेनली. ओके, और जो आपके बाद के फिनोमेना है जो आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, दोज आर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. दीज शो द वेव नेचर ऑफ द लाइट. ओके, अब नाउ वील टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट थ्योरीज रिलेटेड टू वेव ऑप्टिक्स. तो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज मैंने पहले भी बताई थी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग है चैप्टर की, जो बेसिक है चैप्टर का. भले ये चैप्टर में आपको कहीं से क्वेश्चंस ना बने या फिर डायरेक्ट ऐसे टॉपिक्स ना आए एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ईच एंड एवरी लाइन विल बी क्लियर इन योर माइंड. ओके, तो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ में डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ वेव नेचर के बारे में रिसर्च करना. तो सबसे पहले इस पर रिसर्च की थी न्यूटन ने. तो सबसे पहली जो थ्योरी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ में दी थी वो न्यूटन ने दी थी, और वो थ्योरी थी आपकी कर्पस्क्यूलर थ्योरी. कर्पस्क्यूलर में कर्पसल्स वर्ड यूज़ किया था न्यूटन ने. कर्पसल्स का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, जो सबसे लास्ट में जो फोटॉन्स के बारे में आप पढ़ेंगे ना कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और वो जो बंच ऑफ पार्टिकल्स है फोटॉन्स कहलाते हैं. उसमें एक सिंगल पार्टिकल को फोटॉन बोला जाता है या क्वांटा बोला जाता है. तो ये स्टार्टिंग जो है वो न्यूटन के टाइम से ही हुई थी, लेकिन वो उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे. उस टाइम ये कहा जाता था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है. इन पार्टिकल्स को कर्पसल्स बोला जाता है, और ये जो कर्पसल्स होते हैं ये किसी ल्यूमिनस बॉडी से बहुत हाई स्पीड के साथ शूट आउट किए जाते हैं. और ये जो है बहुत हाई स्पीड, उस टाइम लाइट की स्पीड कितनी होती है इस बारे में भी नहीं पता था, बस ये पता था कि कर्पसल्स हाई स्पीड के साथ ल्यूमिनस बॉडी से बाहर निकलते हैं. तो ये थ्योरी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, देन इट वाज फेल्ड एट दैट टाइम. और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे थ्योरी बनी थी वो थ्योरी दी थी हाइजेंस ने. तो हाइजेंस का यहाँ प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स का भी दैट प्रिंसिपल इज़ वैलिड, उसको पढ़ा जाता है, वो सही है. लेकिन हाइजेंस ने जो थ्योरी दी थी उस टाइम, उसमें ये बोला था कि लाइट वेव्स जो हैं दोज आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. तो आपने पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स टू टाइप्स की वेव्स होती हैं, जिनमें साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोला जाता है. और ये जो वेव्स हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ये वो वेव्स हैं जो जिनको मूव करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. ठीक है, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स का पार्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है. तो उस टाइम जब हाइजेंस ने ये थ्योरी दी और इनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स माना, तो उस टाइम उनको मीडियम भी एक्सप्लेन करना पड़ा.
तो उन्होंने उस टाइम मीडियम जो है उसका नाम दिया था ल्यूमिनीफेरस ईथर। तो ल्यूमिनीफेरस ईथर की प्रॉपर्टीज़ ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उस मीडियम को कंसीडर करना बहुत डिफ़िकल्ट था, और बाद में पता चला कि ऐसा कोई भी मीडियम पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरी भी फेल हो गई थी। बाद में फिर फ्रेनल और यंग ने ये प्रूफ किया था कि लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर है, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होता है। और उसके भी बाद में एक और थ्योरी बनी थी, और उस थ्योरी में ये प्रूफ किया गया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एक्चुअली, और वो बताया था मैक्सवेल ने। और ये थ्योरी बाद में सही प्रूव हो गई कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और ये भी पता कर लिया गया है कि स्पीड कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और ये जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से रिलेट करती है। इसका मतलब लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उनको चलने के लिए किसी भी टाइप के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और इन लास्ट जो प्लैंक्स थ्योरी है उसको तो आइंस्टाइन ने यूज़ किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वो थ्योरी करेक्ट हो गई थी, वो प्रूव हो गई थी कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाई। इसका मतलब लाइट वेव्स जो हैं वो लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पजेस कर सकती है। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटॉन्स, और वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं, और उन सभी की स्पीड जो है वो इक्वल होती है। जो जितनी भी लाइट के अंदर डिफरेंट जो वेव्स होती हैं, जैसे आप EM वेव्स में आपने पढ़ा है, एक्स रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, सभी की स्पीड जो होती है वो सेम होती है। तो ये जो 4 थ्योरीज़ हैं इनको आपको थोड़ा सा इन पे कमांड बनाए रखनी है, ताकि आपको ये आगे याद रहे कि इसकी स्टार्टिंग चैप्टर की कहाँ से होती है। ओके, उसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक आपको स्टडी करना है और जो इम्पोर्टेंट भी है, दैट इज़ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले वेव फ्रंट होता क्या है, तो यहाँ इस डायग्राम में दे भी रखा है कि वेव फ्रंट डेफिनीशन, हर जगह आपको यही डेफिनीशन मिलेगी। द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच एट एनी इंस्टेंट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। बट एक्चुअली वेव फ्रंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है? तो वेव फ्रंट, जैसा कि ये वर्ड है वेव फ्रंट, तो जो वेव्स जो मूव करती हैं तो इट इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द वेव। इसीलिए किसी भी चीज़ का जो नाम दिया जाता है वो उस चीज़ के बिहेवियर से, उससे रिलेटेड फिनोमिना से ही हमेशा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो वेव फ्रंट क्या होता है, जो वेव्स हमें आती हुई दिखाई दे रही है उनका फ्रंट पोर्शन कैसा है, दैट इज़ वेव फ्रंट। ओके, दूसरी बात जो डेफिनीशन यहाँ लिखी है, दैट इज़ व्हाट, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एंड विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो लोकस का मीनिंग है यहाँ पर कि जो सरफेस है उन सारे पार्टिकल्स की जो सेम फेज में है। तो इसके लिए सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है, जो बेटर एग्जाम्पल है, दैट इज़ दैट एग्जाम्पल इन विच व्हेन वी थ्रो एनी स्टोन इन द वाटर, और उसमें से रिपल्स जो जनरेट होती हैं, तो उनका शेप आपने देखा होगा, इस तरह का शेप, जो शेप अक्सर हम ट्रांसवर्स वेव्स में बनाते हैं। तो आपने देखा कि ये वाला पोर्शन जो है ये पीक्स हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये वैलीज़ हैं। तो कहा जाता है कि जो पीक्स हैं उनमें एम्पलीट्यूड हमेशा +A लिया जाता है, और वैलीज़ में एम्पलीट्यूड -A। तो फेज़ का मतलब क्या होता है? फेज़ का मतलब होता है कि ये ऊपर वाले सारे पार्टिकल किसी भी इंस्टेंट पे किधर जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ, और इस वाले पॉइंट पे जो पार्टिकल्स हैं इन सभी के चलने की डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ। तो जो नीचे वाले पार्टिकल हैं वो एक फेज़ में हैं, जो ऊपर वाले पार्टिकल हैं वो एक फेज़ में है। यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं उनको हम बोलेंगे सेम फेज़। दूसरे टाइप के पार्टिकल, दूसरे जो पार्टिकल हैं उनसे अलग, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन सभी की डायरेक्शन एक है, तो उनको बोलेंगे हम सेम फेज़। तो आई थिंक नाउ द कंडीशन इज़ क्लियर। और इसके लिए अगर हम एक फ्रेश डायग्राम बनाएं तो ये पार्टिकल सारे ऊपर जा रहे हैं, इनके साथ ही ये वाले पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। तो ये भी सेम फेज़ में है, ये भी सेम फेज़ में है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट फेज़ में हैं। ओके, तो जो वेव फ्रंट होता है उसका मतलब ये होता है कि जो सारे पार्टिकल्स उस कंडीशन पे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन सारी डायरेक्शन को मिलाकर हम जो सरफेस बना देते हैं। जैसे मैंने ये नीचे वाली जो सरफेस बनाई, इसमें सारे पार्टिकल आपको एक ही डायरेक्शन में मिलेंगे। तो ऐसी कोई भी सरफेस खींच देना पार्टिकल्स के ऊपर, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट के पार्टिकल्स के ऊपर जो सरफेस हम खींचते हैं, दैट इज़ नोन एज वेव फ्रंट। तो ये इसका वेव फ्रंट हो गया, ये इसका वेव फ्रंट हो गया। तो अगर हमें ये डायग्राम में दिखाना पड़े तो देखिए,
अब ये जो आपका वेव फ्रंट के टाइप्स में आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो ये जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं स्फीयर वाला, इसमें देखिए वेव यहाँ सेंटर से एमिट होना स्टार्ट होती है, सेंटर से डिस्टर्बेंस बाहर निकलना शुरू हुआ, तो ये डिस्टर्बेंस कहाँ कहाँ टकरा रहा है, इन सारी डायरेक्शन में जा रहा है। सारी डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ वाले जो पार्टिकल हैं जो ये टिप पे आ रहे हैं, वो सारे पार्टिकल ने एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो सपोज दैट इस तरह से पार्टिकल बाहर निकलते हुए जा रहे हैं, ये ऐसे करके आपको पानी में भी रिपल बनने वाली जो दिखाई देती है वो इसी तरह की होती है। तो जहाँ जहाँ आपको वैलीज़ दिखाई दे रही हैं वो सेम फेज़ में है, ठीक है। तो आप इनको मिलाते हुए अगर स्फीयर खींचेंगे तो ये छोटा वाला बनेगा। जहाँ पीक्स दिखाई दे रही हैं वो वाले पार्टिकल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको मिलाते हुए अगर आप सरफेस खींचेंगे तो अलग सरफेस होगी। तो जो सरफेसेस हैं वो क्या शो कर रही हैं, वेव फ्रंट। तो आपको करना क्या है वेव फ्रंट बनाने के लिए, जितने भी पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उन सभी को मिलाकर एक सरफेस खींच दीजिए, दैट इज़ वेव फ्रंट। ओके, तो डेफिनीशन आपने पढ़ी है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखा है द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस मतलब जो सरफेस है, जो कॉमन पॉइंट है उनका, वो सारे पार्टिकल्स जो उस मीडियम के हैं वो कैसे हैं एट एनी इंस्टेंट, उस टाइम पर कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, दैट इज़ वेव फ्रंट। ओके, फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में मैंने क्लियर कर दिया, आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट ये होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में लाइट का सोर्स ऐसा होना चाहिए जो लीनियर हो। लीनियर का मतलब जैसे आपके पास एक लाइट सोर्स यहाँ बीच में रखा था, लेकिन आपने ये वाले जो पाथ हैं साइड वाले ये क्लोज कर दिए, इनमें लाइट नहीं जा सकती, और स्फेरिकल वाले में इनमें भी जा रही थी, तो अगर आप ये क्लोज कर दें तो लाइट को यहाँ और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाता है। इसी तरह से प्लेन वेव फ्रंट में पीछे वाला कोई भी पोर्शन जो है वो नहीं है विजिबल, तो इसका मतलब सोर्स या तो बहुत दूर रखा है या फिर पीछे कोई ऑब्स्टेकल लगा है, तो इसलिए लाइट ट्रेस किधर जा सकती है, सिर्फ आगे की तरफ। तो ऐसे वाले जो वेव फ्रंट्स हैं वो प्लेन वेव फ्रंट कहलाते हैं। क्लियर? तो 3 टाइप्स हैं इनके, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। उसके बाद आगे आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज़ रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, जो अभी आपने पढ़ा है कि वेव फ्रंट जो है ना, तो वेव फ्रंट से अगर आप परपेंडिकुलर एरो खींच देते हैं, ये था आपका प्लेन वेव फ्रंट, और इससे आपने ये ऐसे परपेंडिकुलर एरो खींच दिया, तो जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज़ रे, ठीक है। तो वेव फ्रंट एक्चुअली क्या था, सरफेस थी, सरफेस से रे बाहर निकलेगी तो इसी डायरेक्शन में निकलेगी, तो ऑलवेज द रे ऑफ लाइट इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन वेव फ्रंट। ओके, तो इस तरह के ये नीचे डायग्राम्स दे रखे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स। उसके बाद आते हैं हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ्स। ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, बट द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इसको एक बार रिकॉल कर रही हूँ। तो देखिए हाइजेंस थ्योरी जो है आपने पढ़ी है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो हाइजेंस थ्योरी के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो वो पॉइंट्स ये थे कि सबसे पहले जहाँ से भी वेव निकलना स्टार्ट करती हैं, जो सोर्स होता है उससे वेव आगे की तरफ स्प्रेड होना स्टार्ट होती है। तो जब वेव आगे की तरफ स्प्रेड होती है तो जिस भी पॉइंट से सबसे पहले टकराता है डिस्टर्बेंस, वो पॉइंट फिर से एक नया फ्रेश सोर्स बन जाता है, डिस्टर्बेंस वहाँ से फिर से अलग अलग डायरेक्शन में फैलना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाता है। दूसरी बात, सेकेंडरी वेवलेट्स किसी भी पॉइंट से बाहर निकलती हैं, पहले पॉइंट से, उसके बाद वाले पॉइंट से, फिर नेक्स्ट जिससे भी टकरा रही हैं, लेकिन कभी भी उनकी स्पीड चेंज नहीं होती, हर एक पॉइंट से सेम स्पीड से ही निकलती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट होता है आपका कि हमेशा जो हमें न्यू वेव फ्रंट मिलता है, तो न्यू वेव फ्रंट जो है वो हमेशा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पॉइंट्स हैं जिनसे वेव्स टकरा रही हैं, उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड एनवेलप। तो फॉरवर्ड एनवेलप जो है हमारा, फॉरवर्ड एनवेलप हमारा प्रिपेयर होता है सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जिनसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपके जो हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट, और इन 3 पॉइंट्स को ही हाइजेंस थ्योरी या हाइजेंस प्रिंसिपल बोला जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय डायग्राम। ओके, तो चलिए डायग्राम से इसको देखते हैं। डायग्राम में ये थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो विजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले ये 2 डायग्राम्स बना रखे हैं, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का है, एक प्लेन वेव फ्रंट का है। तो देखिए सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर देखें तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एक सोर्स होता है जिससे वेव्स निकलना स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ सोर्स ऐसे है,
से वेव्स निकलना स्टार्ट हो रही हैं। वेव्स निकलने के बाद किन पॉइंट्स से टकरा रही हैं, तो देखिए ये जो बीच में रेड डॉट्स आपको लगे हुए दिख रहे हैं और ये ब्लू लाइन से जो ज्वाइन किया है, यहाँ से वेव्स निकलना, यहाँ से वेव्स टकराती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स से निकल रही हैं, उसके बाद इन पॉइंट से टकरा रही हैं। जो आपकी ब्लू सॉलिड लाइन है, डॉटेड लाइन मत देखिएगा, वो पीछे एक बैकवर्ड डायरेक्शन दिखाई है, बट इट हैज़ नो रोल। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। ठीक है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये जो वेव्स हैं ये यहाँ सोर्स से निकलना स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ पर ये बीच में इस डायरेक्शन में वेव्स जो हैं वो टकराती हैं इन पॉइंट्स से। फिर जिन पॉइंट्स से टकरा रही हैं वो फिर से अपने अंदर से फ्रेश वेव्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो इनसे वेव्स निकलना स्टार्ट हो रही हैं और चारों डायरेक्शन में फैल रही हैं, मैंने बस एक डायरेक्शन दिखाई है। पॉइंट का मतलब वो पॉइंट है, सोर्स है, तो वो चारों डायरेक्शन में वेव्स निकालेगा, ये सेकेंडरी वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये सब तरफ हर एक डायरेक्शन में वेव निकाल रहा है, लेकिन आपको कंसीडर एक ही डायरेक्शन कर सकते हैं क्योंकि आपको उसको ज्वाइन करते हुए एक न्यू वेव फ्रंट बनाना है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। तो आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन लेनी है। तो ये यहाँ से हमने एक डायरेक्शन ली कि ये सारे पॉइंट्स एक रे अपने अंदर से वेव ना क्या कि अगर हम रे कहें तो बेटर है, एमिट कर रहे हैं। फिर हम जब इनको ज्वाइन करते हैं तो वी आर गेटिंग दिस न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये हमें मिलता है एक नया वेव फ्रंट। तो ये जो नया वेव फ्रंट है ये फॉरवर्ड एनवेलप कहलाता है। उसके लिए अगर हम पॉइंट देखें तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द पॉइंट। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि हर एक पॉइंट क्या है, फ्रेश सोर्स बन जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स का। दूसरा पॉइंट है, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाई। न्यू वेव फ्रंट कैसे बना है, बाई टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप। तो ये जो ब्लू सॉलिड लाइन है, डार्क वाली लाइन, उसको फॉरवर्ड एनवेलप बोला जा रहा है ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम। तो हाउ द न्यू वेव फ्रंट इज ऑब्टेन्ड, सो इट इज ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके, तो इन दोनों में से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। सेकंड वाला जो है प्लेन वेव फ्रंट का है, स्फेरिकल का है, तो मोस्टली हाइजेंस कंस्ट्रक्शन में ये वाला डायग्राम ही बनाते हैं जो स्फेरिकल वेव फ्रंट का है। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो है वो सेम स्पीड से निकलती हैं, तो दैट पॉइंट ऑल्सो विल राइट। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है यहाँ पर कि एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट, बैकवर्ड वेव फ्रंट इज रिजेक्टेड। वाई, बैकवर्ड क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? तो बैकवर्ड वेव फ्रंट का मतलब है यहाँ पर कि आपने देखा कि ये वाला डायग्राम है उसमें रेज आगे ही जा रही हूँ और जो मैं आता है डॉटेड लाइन कंसीडर मत करिए, तो ये पीछे की तरफ क्यों नहीं जा सकती वेव? तो उसका एक रीज़न, दो रीज़न है इसके। एक रीज़न तो ये है कि पीछे की डायरेक्शन में कोई एनर्जी का फ्लो कभी नहीं होता। नो फ्लो ऑफ एनर्जी इज़ पॉसिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, एनर्जी हमेशा आगे ही फ्लो होगी, लाइट से जो एनर्जी मिल रही है वो। उसके बाद दूसरा जो इसका रीज़न है, वो रीज़न भले ही सिलेबस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन वो रीज़न यहाँ लिखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज़ प्रोपोर्शनल टू हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रैक्टिकल में, एग्जामिनर वाइवा में पूछ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इन द सिलेबस टू राइट डाउन क्वेश्चन, यहाँ से कोई ऐसा नहीं बन रहा है। तो एम्पलीट्यूड अगर पूछा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स का कितना होता है, तो ये होता है हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब यहाँ हाफ 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, यहाँ हाफ 1 प्लस कॉस थीटा मीनिंग ये है कि एम्पलीट्यूड अगर आपको फाइंड करना हो, एम्पलीट्यूड का मतलब वही है कि सेकेंडरी वेवलेट्स कितना जो है वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रही हैं अपनी मेन पोजीशन से, तो ये एम्पलीट्यूड होगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा होता है। अब इसके लिए थीटा एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा एंगल का मतलब होता है, ये जो आप मैं ऐसे करके डायग्राम बता रही हूँ, इस डायग्राम में थीटा एंगल का मतलब है, एक तो डायरेक्शन है रे की, तो रे की डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताई, ये इस तरह से हर एक पॉइंट से रेज निकल रही हैं, और दूसरी है सेकेंडरी वेवलेट्स की डायरेक्शन। तो वेवलेट्स तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं ऐसे करके, तो रे और वेव के बीच में, रे और सेकेंडरी वेवलेट्स के बीच में, टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट, लिसन इट वेरी केयरफुली। तो रे किधर जा रही है, सामने, वेवलेट्स किधर जा सकती हैं, यहाँ कहीं भी। इनके बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है, ये एंगल हो सकता है, ये एंगल कहलाता है थीटा। ठीक है, अब बैकवर्ड वेव फ्रंट के लिए रे और वेव के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, तो रे तो इधर जा रही है
और वेव किधर जा रही है, इधर बैकवर्ड है। अगर हम वेव फ्रंट कंसीडर करें, कितना एंगल बना, पाई 180। तो यहाँ से अगर हम एम्पलीट्यूड फाइंड करें तो 1 प्लस कॉज 180, और कॉज 180 कितना होगा, -1। तो 1 प्लस -1 मतलब एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 0। तो एम्पलीट्यूड अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव का एम्पलीट्यूड 0, इसका मतलब वेव कंसीडर ही नहीं की जाएगी। तो एक रीज़न ये होता है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, सो नाउ आई होप, वैसे तो मुझे ये आगे करवाना था बट आई थिंक नाउ इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। तो आपका एक ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर रखा है, और रिफ्रैक्शन दोनों एक्सप्लेन है। उसको आप एक बार स्टडी करिए, टुमारो आई विल टीच यू दिस। ओके, थैंक यू।